हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लें, ठीक है। ये पार्ट 2 है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, और अब तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे थ्योरी से। तो हम आ चुके थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज पर, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो हमारा ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि का डेवलपमेंट है, वो समाज में लोगों से मिलकर होता है। जब हम समाज में लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारा ज्ञान जो है बिल्ड होता है। हमारा ज्ञान का क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है समाज से, ठीक है, लोगों से मिलकर। तो आप ऑटोमेटिकली ही नॉलेज गेन करते हैं जब आप बाहर निकलते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरी हैं। तो विगोटस्की की पहली थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो विगोटस्की इसमें कहते हैं कि जो नॉलेज होती है वो को कंस्ट्रक्टेड होती है एंड इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम वन अनादर। तो विगोटस्की यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारी नॉलेज है वो को कंस्ट्रक्टेड होती है, यानी समाज में लोगों से मिलकर हमारी नॉलेज बनती है। और जो एक इंडिविजुअल होता है वो लर्न करता है, चीज़ों को सीखता है एक दूसरे से मिलकर। इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम वन अनादर, हम एक दूसरे से मिलकर बातचीत करके चीज़ों को सीखते हैं। हमारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू हैंडल सोशल इंटरेक्शंस इफेक्टिवली। आप सोशल इंटरेक्शंस को कैसे इफेक्टिवली हैंडल करते हैं? इंटरेक्शन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, तो उसको आप कैसे इफेक्टिवली हैंडल करते हैं, यही सोशल कॉम्पिटेंस होता है। तो ये पहली थ्योरी थी विगोटस्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जिसमें विगोटस्की सिंपली कहते हैं कि हमारा नॉलेज जो है वो को कंस्ट्रक्टेड है, लोगों से मिलकर, समाज में मिलकर हमारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। तो विगोटस्की की दूसरी थ्योरी है फ्रेंड्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको आप ध्यान से देखेंगे। विगोटस्की की दूसरी थ्योरी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर विगोटस्की कहते हैं कि हमारी जो लर्निंग है वो 3 तरीके से होती है। एक तो हमारी जो लर्निंग है वो सेल्फ से हो जाती है, कुछ चीज़ें हम खुद से सीख जाते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। एक दूसरी लर्निंग हमारी ऐसी होती है जो हम लाइफ में कभी नहीं सीख सकते, ठीक है, नेवर, हम उस लर्निंग को कभी नहीं सीख सकते। तीसरी लर्निंग होती है हमारी जो हम किसी की हेल्प से सीखते हैं, हमें कुछ चीज़ सीखने के लिए किसी के गाइडेंस की, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए सबसे जो बीच में है यहाँ पर लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी कि जो लर्नर है वो खुद से यहाँ पर चीज़ों को सीख जाता है, सेल्फ से सीखता है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। देखिए ये सबसे जो बाहर वाला है, ये वाला लर्नर कैन नॉट डू, ये जो लर्निंग है लर्नर कभी नहीं सीख सकता, ठीक है। और जो ये बीच वाला है, ये वाला, ठीक है, ये बीच वाला, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जो लर्नर सीख सकता है लेकिन उसे उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लर्नर कैन डू विद गाइडेंस, ठीक है, लर्नर यहाँ पर गाइडेंस के साथ इस चीज़ को सीख सकता है। तो यही विगोटस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ठीक है। देखिए द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही कैन अचीव विद गाइडेंस। तो एक लर्नर, देखिए तो यहाँ पर जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, बस वो इसी चीज़ के बीच डिफरेंस करता है कि एक लर्नर जो होता है वो विदाउट हेल्प के क्या कर सकता है और किसी के गाइडेंस के साथ वो क्या अचीव कर सकता है, ठीक है। तो इसी का डिफरेंस बताते हैं। द टर्म प्रॉक्सिमल रेफर्स टू दोज स्किल्स डैट द लर्नर इज क्लोज टू मास्टरिंग। जो प्रॉक्सिमल यहाँ पर टर्म है ये किस चीज़ के लिए है? ये उन स्किल्स के लिए यूज़ की गई है जो लर्नर, जिन पर लर्नर मास्टरी करना चाहता है, जिनके वो बहुत क्लोज है, ठीक है। तो ये थी आपकी विगोटस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी हम आगे बढ़ते हैं तीसरी थ्योरी पर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आते रहे हैं यहाँ से। तो जॉन डेवी ने फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है, ठीक है। तो जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है। जॉन डेवी कहते हैं कि जो हमारा पहला तरीका है ना, रटने वाला या फिर टीचर सेंटर्ड जो मेथड है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है, बुद्धि का विकास है, वो सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जॉन डेवी इसीलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज करता है, बल देता है, किस चीज़ पर बल देता है? लर्न बाय डूइंग,
किसी भी चीज़ को करके सीखने पर बल देता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। लर्न बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना। लर्न थ्रू ए हैंड्स ऑन अप्रोच। हैंड्स ऑन अप्रोच क्या है? किसी भी चीज़ को सीखना है, उसमें अपने हाथ डालना, अपने हाथ से वो चीज़ करना, यही हैंड्स ऑन अप्रोच है, ठीक है। बेस्ड ऑन, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये बेस्ड है किस चीज़ पर? प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म ऐसा बिलीव करता है डेट रियलिटी मस्ट बी एक्सपीरियंस। जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसको एक्सपीरियंस्ड, उसको अनुभव किया जाना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा प्रैग्मेटिज्म बोलता है, वो रियलिटी को फोकस करता है प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डेवी क्या कहते हैं? देखिए, डेवीज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स मस्ट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अडॉप्ट एंड लर्न। यहाँ पर जॉन डेवी कहते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने एनवायरनमेंट से, ठीक है, जिससे वो चीज़ों को सीख पाता है। टीचर एंड स्टूडेंट मस्ट लर्न टुगेदर। जॉन डेवी का ऐसा मानना है कि क्लासरूम में जो टीचर और स्टूडेंट वो दोनों साथ में लर्न करते हैं, दोनों साथ में सीखते हैं, ठीक है। देखिए, His view of the classroom was deeply rooted in democratic ideals। जो जॉन डेवी का क्लासरूम है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? यहाँ पर सबको अपनी बात बोलने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ठीक है। विच प्रमोटेड इक्वल वॉइस अमंग ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग एक्सपीरियंस। जो क्लासरूम में जितने भी चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, सबको अपनी वॉइस को उठाने का अधिकार है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम की बात की है जॉन डेवी ने, ठीक है। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग एक्सपीरियंस, सभी लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो हाउ जॉन डेवी रिफॉर्म्ड एजुकेशन। जॉन डेवी ने एजुकेशन में रिफॉर्म्ड की बात की है, तो वो कैसे एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्ड लाना चाहते हैं? तो जॉन डेवी ने एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात की है एजुकेशन में। द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स की, ये बच्चे के इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग होगी उसकी लर्निंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर अपना ज्ञान बच्चे पर थोप रहा है, नहीं, बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसको वो चीज़ सिखाई जाएगी। यहाँ पर चाइल्ड फोकस में होगा, स्टूडेंट फोकस में होगा। तो जॉन डेवी इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इन डेवीज व्यू चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट। जो चिल्ड्रन होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको आज़ादी होनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की, ठीक है। ही बिलीव्ड इन एन इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम दैट फोकसेस ऑन कनेक्टिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जॉन डेवी बिलीव करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम पर, यानी कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बताए जाएंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपको वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, आप बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तभी आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट सही से होगा, ठीक है। वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड, जहाँ पर स्टूडेंट्स को परमिशन होगी फ्रीली मूव करने की, ठीक है, वो क्लास से बाहर भी जा सकता है, आउट ऑफ क्लासरूम्स, एज दे परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन पाथ। तो जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है वो उसको करेगा और अपना रास्ता स्वयं बनाएगा, ठीक है। फॉर एक्वायरिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। द रोल ऑफ द टीचर, इस प्रकार की जो लर्निंग होगी चाइल्ड सेंटर्ड, तो इसमें जो टीचर का रोल होगा फ्रेंड्स, वो सिर्फ एक वो जो है, देखिए, द रोल ऑफ द टीचर इन दिस सेटिंग वुड बी टू सर्व मोर एज फैसिलिटेटर। यहाँ पर टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होगा देन एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर का रोल नहीं होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वो बता रहा है, ठीक है, नहीं, सिर्फ आपको फैसिलिटेटर, एक गाइड करने का रोल उसका होगा, बाकी आप अपने दिमाग से खुद चीज़ों को करेंगे, ठीक है। इन ए क्लासरूम बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ जॉन डेवी। देखिए, जो जॉन डेवी का क्लासरूम होगा फ्रेंड्स, आप उसके अंदर देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स होंगे ना, वो ग्रुप में काम करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशन होगा वहाँ पर, लॉट्स ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होगा वो ग्रुप में काम करेगा, आपस में बातचीत भी करेंगे और आपस में साथ मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। तो ये था जॉन डेवी का प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। फिर चौथी थ्योरी है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी भी बिल्कुल जॉन डेवी की प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरह है, क्योंकि यहाँ भी आपस में मिलजुल कर काम करने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। स्टूडेंट्स को ये नहीं है कि अकेला अकेला वो काम करता रहे, अकेला अकेला पढ़ता रहे, नहीं, वो ग्रुप में पढ़े, ग्रुप में डिस्कस करे, ठीक है। तो यही है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, सबके सहयोग के साथ
पढ़ना, लर्न करना, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग न्यू नॉलेज अपॉन द फाउंडेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी कहती है कि जो न्यू नॉलेज है हमारी वो बिल्ड होती है, हमारी फाउंडेशन जो हमने पहले से सीखा हुआ है उस पर वो बिल्ड होती है, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया दैट द बेस्ट लर्निंग ऑक्वायर्स व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स्ड लेवल ऑफ एबिलिटी आर एक्टिवली engaged in the learning process and work in collaboration with other student to accomplish a shared goal। देखिए, जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है वो ये कहती है कि जब बहुत सारी एबिलिटी वाले बच्चे ऐसे ग्रुप में बैठते हैं, ठीक है, उनका एक शेयर्ड गोल होता है, कोई एक लक्ष्य पर वो काम करते हैं, सारे मिलजुल कर आपस में काम करते हैं, ठीक है, तो वो लर्निंग बेस्ट होती है। वर्क इन कोलाबोरेशन में काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसी लर्निंग जो है बेस्ट होती है, बेस्ट लर्निंग होती है, ठीक है। देखिए, तो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी क्या है, यहाँ पर जो स्टूडेंट होगा वो कोलैबोरेशन, मिलजुल कर काम करेगा, आपस में बातचीत करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम देखते हैं डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर डेल हमें बताते हैं, डेल theorized that learners retain more information by what they do as opposed to what is heard, read और observed। तो डेल यहाँ पर कहते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस में कि एक लर्नर जो है वो किन चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाता है, ये चीज़ हमें बताते हैं, ठीक है। तो डेल कहते हैं कि जो एक लर्नर होता है वो मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाता है जिन चीज़ों को वो करता है, डू, वॉट दे डू, जिन चीज़ों को वो करता है ना उनको वो ज़्यादा याद रख पाता है, बजाय कि जिन चीज़ों को वो सुनता है, पढ़ता है या देखता है, ठीक है, उन चीज़ों की अपेक्षा जिन चीज़ों को वो खुद से करता है उन चीज़ों को वो ज़्यादा रिटेन कर पाता है, उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस में डेल यही बताए हैं। देखिए यहाँ पर आप समझिए चीज़ों को, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेल हमने हमें ये समझाया है कि हम जिन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, जैसे कि हम बुक पढ़ते हैं, उसका सिर्फ हम 10% ही याद रख पाते हैं, ठीक है। वॉट दे रीड, तो जो हम पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ 10% हम याद रख पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को करते हैं, डायरेक्ट किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हम लेते हैं, उसका 90% हम याद रख पाते हैं, ऐसा डेल ने बताया है, ठीक है। 90% ऑफ वॉट दे डू, जो चीज़ हम करते हैं उसका 90% याद रख पाते हैं। और अगर हम किसी टेक्स्ट को सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ बुक ऐसे पढ़े जा रहे हैं, तो उसका सिर्फ 10% ही हम याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया है। देखिए, तो डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस या सिम्युलेट रियल एक्सपीरियंस, इस चीज़ का हम 90% याद रख पाते हैं, ठीक है। देखिए 70% ऑफ वॉट दे से एंड राइट, जो हम कहते हैं और साथ में लिखते हैं, ठीक है, उसका हम 70% याद रख पाते हैं। 50% ऑफ वॉट दे सी एंड हियर, 50% हम किसका याद रखते हैं, जो हम देखते हैं और सुनते हैं, ठीक है, ये साथ में चीज़ें होती हैं, उसका 50%। 30% हम किसका याद रख पाते हैं, जो हम सिर्फ देखते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ देख रहे हैं तो उसका 30% हम याद रख पाएंगे, ठीक है। 20% ऑफ वॉट दे हियर, अगर हम कोई सुन रहे हैं, सपोज कीजिए एक लेक्चर हम सुन रहे हैं, तो उसका सिर्फ हम 20% ही याद रख पाएंगे, ठीक है। और जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे कम किस चीज़ को हम याद रख पाते हैं, जो हम ऐसे पढ़ते जाते हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका 10%। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम करते हैं उसका 90% हम याद रख पाते हैं। देखिए, द लीस्ट इफेक्टिव मेथड्स आर एट द टॉप, जो लीस्ट इफेक्टिव मेथड है वो टॉप पर है। टॉप पर कौन सा है, रीड टेक्स्ट, बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि टॉप पर कौन है, रीड टेक्स्ट, और ये एक लीस्ट इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। देखिए, एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स आर एट द बॉटम, और जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो बॉटम पर है, सबसे नीचे है। ये डायरेक्ट जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। इट रिवेल्स दैट एक्शन लर्निंग टेक्निक रिजल्ट इन अप टू 90% रिटेंशन। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला कि जो हमारी एक्शन लर्निंग टेक्निक होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो चीज़ एक्शन में होकर करते हैं ना, उसका हम 90% रिटेंशन कर पाते हैं, उन चीज़ों को हम 90% याद कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। देखिए, पीपल लर्न बेस्ट, लोग कब ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, दे यूज़ परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल, इस वर्ड को आप याद रखेंगे। तो परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल आखिर होता क्या है, तो लोग
अच्छे से बेस्ट तरीके से कब लर्न कर पाते हैं, जब वो परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल को अपनाते हैं। परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है ये सेंसरी बेस्ड होता है। देखिए सेंसरी बेस्ड का क्या मतलब है, जब हम किसी चीज़ में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं, ठीक है, अपनी सारी सेंसरी का मतलब क्या होता है, हमारी जो सेंसेस होती है ना, ज्ञानेंद्रियाँ, आँख नाक कान, ठीक है, तन मन धन सब कुछ, तो जब हम किसी काम में अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपनी आत्मा झोंक देते हैं, ठीक है, तो वो बेस्ट लर्निंग हमारी होती है और उसको हम 90% याद रख पाते हैं। तो यही है आपका परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हमारा डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं अब एक नई थ्योरी के साथ में। नई थ्योरी कौन सी है हमारी, हमारी नई थ्योरी है कनेक्शनिज्म थ्योरी। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करने की जो थ्योरी है, तो इसे हम समझते हैं कनेक्शनिज्म थ्योरी में आपकी आती है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, ये थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं थॉर्नडाइक। देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या होती है, गलती कर करके सीखना। ये हमने किया, अच्छा ये मेथड हमारा इफेक्टिव नहीं है तो हमने दूसरा चीज़ यूज़ किया, नहीं है फिर तीसरा यूज़ किया। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो यही है, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या कहती है, व्हेन नो रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज अवेलेबल, जब किसी प्रॉब्लम का कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने और उसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, ठीक है, टू द लर्नर ही एडोप्ट द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। तब वो कौन सा मेथड अपनाता है, ट्रायल एंड एरर कर करके देखता है, अच्छा ये तरीका सही रहेगा क्या, नहीं ये तरीका सही रहेगा क्या, नहीं, तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड को अपनाता है। ठीक है, जब हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता होता है। देखिए ही फर्स्ट ट्राई वन सॉल्यूशन, पहले हम एक सॉल्यूशन को लगाएंगे। इफ़ इट डज नॉट हेल्प हिम, अगर वो तरीका काम नहीं करेगा, ही रिजेक्टेड, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। देन ही ट्राई अनादर एंड सो ऑन, फिर हम दूसरा अपनाएंगे और इसी तरीके से हम करते रहेंगे जब तक कि हमें एक राइट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। इन दिस वे ही एलिमिनेट एरर्स और इररिलेवेंट रिस्पॉन्सेज, इस तरीके से हम एलिमिनेट करते जाएंगे उन गलतियों को जो इररिलेवेंट रिस्पॉन्स हमें दे रही है, जो काम नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, विच डू नॉट सर्व द पर्पस, जो हमारे पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। एंड फाइनली डिस्कवर द करेक्ट सॉल्यूशन, और फाइनली हम एक करेक्ट सॉल्यूशन को डिस्कवर कर लेंगे। तो ये थी आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड दूसरा है द ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होती है, ये थ्योरी आखिर क्या कहती है। ह्यूरिस्टिक मेथड को H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रपोज्ड किया है, बताया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखिए ये जो वर्ड है ना ह्यूरिस्को, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फाइंड या आई डिस्कवर। ये डिस्कवर करने से रिलेटेड वर्ड है ह्यूरिस्को। ठीक है, ये डिस्कवरी पर ज़्यादा फोकस करता है, खोजबीन पर, बुद्धि चलाने पर। ठीक है, दिस मेथड इम्प्लाइज दैट द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी दैट ऑफ द डिस्कवरी एंड नॉट ऑफ पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये स्टूडेंट्स पर इसको वो अप्लाई करता है। तो कहता है कि जो स्टूडेंट्स है उसको डिस्कवरी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट एक खोजबीन करने वाला होना चाहिए, ठीक है, ना कि वो एक पैसिव रेसिपिएंट हो नॉलेज का, कि जो उसको बताया जा रहा है वो वैसे ही मान ले, क्वेश्चन ना करे। ठीक है, तो स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, डिस्कवरी पर ज़्यादा फोकस करना है, उसको खोजबीन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसको कैसा नहीं होना चाहिए, पैसिव रेसिपिएंट। पैसिव का मतलब समझते हैं ना, निष्क्रिय। उसको निष्क्रिय नहीं होना चाहिए कि बस बैठा है, चीज़ों को सुन रहा है, अपना दिमाग नहीं चला रहा है, ऐसा उसको नहीं होना है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड आपका ये कहता है। देखिए तो ये थी फ्रेंड्स हमारी दो ही थ्योरी थी इसके अंदर इंपॉर्टेंट। कौन सी, कनेक्शनिज्म थ्योरी के अंदर ये दो थ्योरी थी। पहली थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने देखी, दूसरी हमने ह्यूरिस्टिक मेथड देखा आर्मस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, अभी हम एक नई थ्योरी पर आगे बढ़ते हैं। नई थ्योरी है हमारी बिहेवियरिज्म थ्योरी। ठीक है, तो हम अभी बिहेवियरिज्म थ्योरी व्यक्ति के बिहेवियर पर काम करती है, उसके बिहेवियर पर काम कर कर चीज़ों को बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली थ्योरी है हमारी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है, सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे, ये इवान पावलोव की है। कंडीशनिंग का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, हमने मोडालिटीज़ ऑफ टीचिंग में कंडीशनिंग वर्ड को समझा था।
मैं फिर से आपको बता दूं, कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी को अच्छा बुरा सिखाना, किसी व्यक्ति की कंडीशनिंग करना। इट मीन्स कि ये चीज़ उसको बता दी गई है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ठीक है, ऐसा होता है, और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। बचपन से हमारी कंडीशनिंग की जाती है ना कि बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, चोरी करना गलत बात है, ऐसा करो वैसा करो, तो वो एक कंडीशनिंग होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो ये थ्योरी है किसने दी है, ये इवान पावलोव ने दी है। तो इवान पावलोव यहाँ पर क्या कहते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इवान पावलोव ने दो कंडीशन की बात की है, एक बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करने से पहले की सिचुएशन क्या है, और आफ्टर कंडीशनिंग, जब हमने किसी की कंडीशनिंग कर दी है उसके बाद की सिचुएशन क्या होती है। देखिए यहाँ पर आप इन वर्ड को समझेंगे। एक वर्ड है अनकंडीशनड स्टिमुलस। सबसे पहले आप स्टिमुलस वर्ड को समझेंगे। ये जो वर्ड है ना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इनका मतलब क्या होता है। देखिए स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज़ के लिए उत्प्रेरित करना, आपसे कुछ भी करवा लेना जो हम चाहते हैं, ठीक है, तो उत्प्रेरक ये होता है। देन जब हम किसी चीज़ को आपसे करवाना चाहेंगे, आपको उत्प्रेरित करेंगे उस चीज़ के लिए, स्टिमुलस करेंगे, देन आप उसका क्या करोगे, रिस्पॉन्स दोगे ना, तो आप उसका रिस्पॉन्स दोगे। सपोज़ कीजिए अगर हम आपको कोई गलत बात बोलते हैं, गाली देते हैं या कुछ भी, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, गाली सुनकर आपको गुस्सा आएगा, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, ठीक है। तो आप अगर खाना देखते हैं, ठीक है, तो आपको अगर अच्छा अच्छा खाना देखते हैं तो आपको मुंह में पानी आएगा, आपको भूख लगेगी, ये भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस का मतलब क्या है, उत्प्रेरक, किसी चीज़ के लिए आपको उत्प्रेरित किया जा रहा है और उसके बदले में आप क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स देते हैं, और जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। देखिए तो बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ये एक नेचुरल स्टिमुलस है। यहाँ पर हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, जैसा होता है बिल्कुल वैसा है, ठीक है। तो जो नेचुरल स्टिमुलस होगा इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस का कैसा रिस्पॉन्स होगा, अनकंडीशनड ही रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए अगर आप खाना देखते हैं तो आपको भूख लगती है, जो कि एक नेचुरल सी बात है। अगर आपको कोई गलत बात कहता है तो आपको गुस्सा आता है, जो भी बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करने से पहले की। लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, हम किसी की कंडीशनिंग कर देते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए एक डॉगी है, ठीक है, कोई डॉगी है यहाँ पर, DOG डॉग, ठीक है। तो डॉगी को जो है पहले क्या होता था, इसको खाना दिया जाता था तो इसको जो है मुंह में पानी आता था, ठीक है, और भूख लगती थी, उसको खाता था। लेकिन क्या हुआ, हमने इसकी कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग कैसे की, हमने कुछ दिनों तक इसके साथ क्या किया, इसको एक घंटी दिखाई, एक बैल दिखाई, ठीक है, बैल दिखाई, बैल बजाई, और तुरंत उसके बाद हमने इसको खाना दिया। खाना दिया, इसे समझ आ गया। फिर हमने दूसरे दिन इसको बैल बजाई और फिर खाना दिया, बैल बजाई फिर खाना दिया। तो इससे डॉग की क्या हो गई, एक कंडीशनिंग हो गई, इसको समझ आ गया कि जब भी बैल बजती है इसको खाना मिलता है, ठीक है। तो पहले उसको घंटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जब तक हमने इसकी कंडीशनिंग नहीं की थी। ऐसा थोड़ी था वो पहले की घंटी देखेगा तो समझ जाएगा कि मुझे खाना मिलने वाला है, नहीं। लेकिन जब हमने इसकी कंडीशनिंग की, इसको घंटी दिखाई खाना दिया, घंटी दिखाई खाना दिया, तब इसकी कंडीशनिंग हो गई। तो हम जब भी अब इसके सामने घंटी बजाएंगे, बैल बजाएंगे, तो इसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको पता है कि जब भी घंटी बजती है मुझे खाना मिलता है। तो कंडीशनिंग यही होती है। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुई, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो गई। तो कंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कैसा होगा, कंडीशनल ही रिस्पॉन्स होगा ना। कंडीशनड स्टिमुलस का क्या होगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। हम जो भी चाहते हैं रिस्पॉन्स हमें वही मिलेगा, ठीक है, उस कंडीशन को अप्लाई करके। तो हमने यहाँ पर जैसे ही बैल बजाई, तो बैल का यहाँ पर रिश्ता किस चीज़ से हो गया, भूख से, ठीक है, जबकि ऐसा नेचुरली तो नहीं होता, ये आफ्टर कंडीशनिंग पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर दूसरी थ्योरी है हमारी SR थ्योरी ऑफ वेस्टर्न। SR का मतलब आप जानते हैं, S फॉर स्टिमुलस, जो कि हमने पहले देखा, R फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक है, किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, देन उसका रिस्पॉन्स आता है। तो यही है, ये थ्योरी किसने दी है, मेनली स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है, ये वेस्टर्न ने दी है। इस नाम को आप याद रखेंगे, ठीक है।
ऊपर जो इवान पावलोव थे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थी किसी की, ठीक है, उन्होंने थ्योरी नहीं दी थी, वो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी की, जो कि वेस्टन ने दी है। तो वेस्टन प्रपोज्ड दैट द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज एबल टू एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो वेस्टन का यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा मानना है कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी होता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ही परिणाम होता है। कुछ चीज़ हमें, किसी चीज़ के प्रति ही हमारा रिस्पॉन्स होता है, कोई उत्प्रेरक चीज़ होती है जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न यहाँ पर कहते हैं कि एवरीथिंग फ्रॉम स्पीच टू इमोशनल रिस्पॉन्स वर सिंपली पैटर्न्स ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो व्यक्ति के अंदर उसकी इमोशंस से लेकर उसकी बातों तक जितना जो कुछ भी होता है वो सब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ही परिणाम होता है, ऐसा वेस्टर्न का मानना है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिनाइड कंप्लीटली द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइंड और कॉन्शियसनेस। इसीलिए तो ये थी हमारी वेस्टर्न की स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। हाँ, तो वेस्टर्न जो है यहाँ पर माइंड और जो कॉन्शियसनेस, एक चेतना होती है ना, उसके एग्जिस्टेंस को डिनाइड करता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, आप यहाँ पर देख रहे होंगे हम बिहेवियरिज्म थ्योरी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बिहेवियर पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो B.F. स्किनर ने कौन सा थ्योरी दिया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया है। तो लगभग ये सब सेम सी ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रेफर्ड टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। देखिए, B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पर जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की है। आप किसी भी व्यक्ति को, स्टिमुलस का मतलब उत्प्रेरक, ठीक है, देन रिस्पॉन्स हमें उसका मिलेगा। तो आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करा सकते हैं, कैसे? अगर आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप उसको कुछ रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति खुश होगा और अच्छे से काम करेगा। अगर आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, पनिशमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका रिस्पॉन्स भी आपको बुरा ही मिलेगा, ठीक है, उसको बुरा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है B.F. स्किनर की, वो यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करती है। रिवॉर्ड आपका एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव स्टिमुलस होता है, और जो पनिशमेंट है वो आपका एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव स्टिमुलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति के बिहेवियर पर काम किया जाता है, उसको रिवॉर्ड देकर या उसको पनिशमेंट देकर, ठीक है। तो ये थी B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव की इन्होंने बात की है स्टिमुलस की, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कुर्ट लेविन का चेंज मॉडल। तो कुर्ट लेविन का चेंज मॉडल क्या कहता है? देखिए, कुर्ट लेविन का जो चेंज मॉडल है फ्रेंड्स, ये भी बिहेवियर से रिलेटेड है। तो कुर्ट लेविन डेवलप्ड अ चेंज मॉडल इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स। इसमें इन्होंने 3 स्टेप की बात की है। तो यहाँ पर भी किसी व्यक्ति के बिहेवियर को बदलने की बात की है कुर्ट लेविन ने, ठीक है। तो कुर्ट लेविन क्या कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर को, उसके सिद्धांतों को बदलना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। 3 स्टेप क्या हैं? क्योंकि उसके मन में तो जो पहले से बातें बैठी हुई हैं वो तो बैठी हुई हैं, ठीक है। अब उसको आप कैसे बदलेंगे? आप उसको ऐसे ही नहीं बदल सकते, 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला, अनफ्रीजिंग। जो भी आपका, सपोज कीजिए कंपनी है और उसके अंदर एम्प्लॉय है, उनका बिहेवियर चेंज करना है और कुछ नई बातें हमें उसे बतानी है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसके बिहेवियर में जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी उसके सिद्धांत हैं, जिन चीज़ों को वो मानता है, उनको अनफ्रीजिंग किया जाएगा, ठीक है, उनको हम अनफ्रीजिंग करेंगे। तो सबसे पहले इंश्योर कीजिए डैट एम्प्लॉयज़ आर रेडी फॉर चेंज। सबसे पहले जो एम्प्लॉय हैं उनको चेंज के लिए रेडी करना होगा, अनफ्रीजिंग करना होगा उसके सिद्धांतों को, देन चेंजिंग, ठीक है, देन एग्जीक्यूट द इंटेंड चेंज। फिर जो भी चेंज आप उसमें लाना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है, चेंजिंग कीजिए। देन रिफ्रीजिंग। रिफ्रीजिंग का क्या मतलब है? एंश्योर दैट द चेंज बिकम्स परमानेंट। फिर आप एंश्योर कीजिए कि जो भी आपने चेंज को एग्जीक्यूट किया है ना, वो परमानेंट हो जाए उसके बिहेवियर में, ठीक है। तो यही है कुर्ट लेविन का चेंज मॉडल, जिसमें वो 3 स्टेप्स की बात करता है। तो ये था फ्रेंड्स कुर्ट लेविन का चेंज मॉडल, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए, तो ये थ्योरी हमारी जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी थी वो कंप्लीट होती हैं और हम आगे बढ़ते हैं एक नई थ्योरी। तो अभी हमने जो है बिहेवियर पर काम किया था, ठीक है, तो या हमने सिर्फ बुद्धि पर काम किया था, ठीक है। तो ये कुछ मिक्स थ्योरी है जहाँ पर कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या होता है? बुद्धि से रिलेटेड, ठीक है। कॉग्निटिविज्म प्लस बिहेवियरिज्म थ्योरी, यहाँ पर बुद्धि और बिहेवियर दोनों पर काम किया जाता है,
ठीक है। तो ये मिक्स थ्योरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्वेश्चंस यहाँ से कई बार आ चुके हैं। तो सबसे पहले है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी है, हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी है। तो इसमें मैस्लो फ्रेंड्स ये कहते हैं कि व्यक्ति की कई प्रकार की नीड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति की नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। जब व्यक्ति की एक नीड पूरी होती है ना, तो वो दूसरी नीड की तरफ मूव ऑन करता है, ठीक है। फिर वो दूसरी की तरफ मूव ऑन करेगा जब वो हमारी फुलफिल होती जाएगी। तो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स में यही बताया है। तो मैस्लो ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड आपकी शरीर से रिलेटेड है, आपको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। जब आपकी ये सारी कंप्लीट हो जाती है ना, आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि आपको इन चीज़ों की बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। देन आपकी एक नई नीड उत्पन्न होती है सेफ्टी की, कि अब इन चीज़ों को कैसे बरकरार रखा जाए, ठीक है। हम सुरक्षित रहे समाज के अंदर, कोई भी लड़े झगड़े ना, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चले, शासन व्यवस्था जो भी है। तो आपकी सेफ्टी की नीड उत्पन्न होती है। देन जब आपकी सेफ्टी की नीड पूरी होती है, तब आपकी तीसरी नीड उत्पन्न होती है लव या बिलोंगिंग की, कि अब आप चाहते हैं कि आपका एक परिवार हो, आपको प्यार करने वाले लोग हों, ठीक है। जब आपका परिवार हो जाता है, ठीक है, आपके रिश्तेदार ये सब लोग हो जाते हैं, तब आपकी फिर एक नई नीड उत्पन्न होती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या होती है, अब आप चाहते हैं कि अब समाज में आपकी एक पहचान हो, आपको सम्मान मिले, इज्जत मिले, यही आपकी एस्टीम नीड है। जब आपकी ये भी पूरी हो जाती है, तब आपकी सबसे ऊपर नीड उत्पन्न होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड क्या है, ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट नीड है, खुद को पहचानना। यहाँ आप खुद को पहचानना चाहते हैं। खुद को पहचानने से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म हो जाए, नहीं। खुद को पहचानने से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा काम करना पसंद है, ठीक है। तो आपको उसी में ही मज़ा आता है, आप उसी को ही पूरी शिद्दत से करते हैं। तो ये आपकी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये नीड जो थी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव या बिलोंगिंग, ठीक है, एस्टीम नीड, ये सारी आपकी डेफिशिएंसी नीड भी कहलाती हैं। डेफिशिएंसी नीड का मतलब है कि जब एक पूरी होती है तो दूसरी की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, दूसरी पूरी होती है तीसरी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनको डेफिशिएंसी नीड कहा जा रहा है। लेकिन जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ये कभी पूरी नहीं होती। जब आपको पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपकी कोई और नीड आ जाएगी, नहीं, ये कभी पूरी नहीं होती। तो ये एक ग्रोथ नीड है, यहाँ पर ग्रोथ हमेशा रहती है, ठीक है। बीइंग नीड्स, ग्रोथ नीड है ये आपकी। तो ये था मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, आपको समझ आ गया होगा। दूसरे है फिर दूसरी थ्योरी हम समझते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गैने ने लर्निंग हायरार्की की बात की है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम लर्निंग हायरार्की की बात कर रहे हैं, जबकि ऊपर अभी हमने नीड्स की हायरार्की की बात की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, ऐसे हायरार्की होना, एक के ऊपर एक के ऊपर, ठीक है, ये हायरार्की होती है। तो यहाँ पर हमने नीड्स की हायरार्की देखी थी, ये टोटल अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर गैने ने लर्निंग हायरार्की, लर्निंग की एक हायरार्की दी है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर ज्ञाने ने जो लर्निंग हायरार्की दी है, उन्होंने सबसे पहले बात की है सिग्नल लर्निंग की। सिग्नल लर्निंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखकर आपको कुछ समझ आ जाना। जैसे कि कोई मैरिड वुमेन है तो वो सिंदूर लगाती है, तो आपको उससे समझ आ जाता है कि ये जो वुमेन है ये एक मैरिड है। तो ये क्या है, एक सिग्नल लर्निंग है, ठीक है। सिग्नल लर्निंग के बाद आती है आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स हमने अभी देखा था, कुछ भी अगर कोई स्टिमुलस होता है तो उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। देन चेनिंग लर्निंग आती है, ठीक है। चेनिंग लर्निंग का मतलब क्या है, चीज़ें आपस में जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है। देन वर्बल एसोसिएशन, आप बातचीत करते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या है, आपको चीज़ों में डिफरेंस करना आ जाता है, ये अच्छा है ये बुरा है, आप उसके बहुत सारे डायमेंशंस को खोल पाते हैं, ठीक है, उसको क्रिटिकली देख पाते हैं। देन आपकी आती है कॉन्सेप्ट लर्निंग, आप कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने लग जाते हैं। देन आपकी आती है रूल लर्निंग, आप रूल मेकिंग करने लग जाते हैं। देन सबसे ऊपर जो आपकी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आपकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है, जब आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है, तब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे टॉप पर आती है। तो ज्ञाने की जो लर्निंग हायरार्की है उस पर सबसे टॉप पर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं बिहेवियरल एस्पेक्ट पर काम कर रही हैं, ठीक है, माइंड पर, बुद्धि पर काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, आपकी बुद्धि पर काम करती है, ठीक है।
और जितना ऊपर की तरफ ये हायरार्की बढ़ती जाएगी, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये थी ज्ञाने की लर्निंग हायरार्की। ठीक है फ्रेंड्स, जो ज्ञाने हैं इन्होंने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, यानी कि इन्होंने कहा है कि आपको जो कोई प्रेजेंटेशन अगर देनी है तो वो आपको कैसे देनी चाहिए ताकि आप उसको बेस्ट तरीके से कर पाएँ। इसीलिए इन्होंने 9 तरीके बताए हैं इंस्ट्रक्शंस अपनी प्रेजेंटेशन को देने के, निर्देश देने के। ठीक है, तो वो क्या 9 तरीके हैं, बस आप ऐसे ही एक बार देख लीजिए। तो ज्ञाने के 9 इवेंट्स क्या हैं, आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई किसी को पढ़ाना है या कुछ प्रेजेंटेशन देनी है तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे। सबसे पहले गेनिंग अटेंशन, वहाँ पर जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका आपको अटेंशन गेन करना होगा। ठीक है, अटेंशन गेन कैसे करेंगे, कुछ भी उस चीज़ के जो आप उन्हें बताने वाले हैं ना, उस चीज़ के बारे में उनके अंदर उत्सुकता पैदा करके। तो सबसे पहला गेनिंग अटेंशन। अटेंशन गेन करने के बाद आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो सपोज़ कीजिए कोई क्लास ही ले रहा है टीचर, या मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो सबसे पहले आपका अटेंशन गेन करना होगा। ठीक है, अटेंशन गेन कैसे करेंगे कि हमारा अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, देन इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य हमें बताना होगा कि क्या आखिर उद्देश्य है जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ठीक है, तीसरा है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, फिर हम जो पहले हमने सीखा है उस नॉलेज को रिकॉल करना, फिर से याद करना, फिर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, देन प्रोवाइडिंग गाइडेंस, फिर गाइडेंस देना, देन एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को देखना, प्रोवाइडिंग फीडबैक, फिर फीडबैक देना, देन असेसिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को असेस करना, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। ठीक है, देन नोवा स्टेप है एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, फिर जो रिटेंशन रेट है उसको एनहेंस करना। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को याद करना। ठीक है, तो ये जो ज्ञाने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, बस आप इनको याद रखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अटेंशन गेन करना होता है, फिर लर्नर को ऑब्जेक्टिव बताना होता है उसका, देन जो उसका उसने पहले से उसे आता है, प्रायर नॉलेज है उसकी, उसको रिकॉल करवाना होता है, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को उसको देना होता है, गाइड करना है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, फीडबैक लेना है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस स्कोर, उसे हेल्प करना है अच्छा करवाने में। तो ये कुछ 9 स्टेप्स थे, आप इनको याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाएं, या फिर कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये ज्ञाने के थे फ्रेंड्स। ये जो फीडबैक है ना, कुछ फीडबैक से यहीं से ये निकला है, टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या है, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, आप समझ सकते हैं इसको ऐसे ही। देखिए, जो फीडबैक हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्फर्मेटरी फीडबैक। कन्फर्मेटरी फीडबैक क्या होता है कि किसी को जो फीडबैक है ना, जो आप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं, ये आपका कन्फर्मेटरी फीडबैक होता है। करेक्टिव फीडबैक क्या होता है, आप जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है, आप इसको करेक्ट कीजिए, सही कीजिए। ठीक है, ये आपका करेक्टिव फीडबैक होता है। देन रेमेडियल फीडबैक, किसी को समझाना कि ये आपने ठीक नहीं किया है, आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं, ये रेमेडियल फीडबैक है। देन इन्फॉर्मेटिव फीडबैक, किसी को इन्फॉर्मेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, वो फीडबैक हो गया। एनालिटिकल फीडबैक, एनालिटिकल क्या होता है, उसके हर एस्पेक्ट को देखना, समझना और फिर उसको फीडबैक देना। देन पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, एक अच्छा फीडबैक कि हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, किसी को मतलब अच्छा काम नहीं आप कर रहे हैं ऐसा बोलना। ठीक है, ये एक नेगेटिव फीडबैक है। तो ये टाइप्स ऑफ फीडबैक थे, इसको बस आपको हल्का सा ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, देखिए, तो हमारी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी टीचिंग से रिलेटेड वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हमारे टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको हम एक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे आज ही आपकी कंप्लीट कर दूंगी पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड। ये देखिए, हमें अभी क्या सब पढ़ना बाकी है। अभी हमें देखना है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग के क्या सब फेज़ होते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अभी हमें क्या सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, इसीलिए आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखना। ठीक है, मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो टीचिंग फेजेस अभी हमें देखने हैं। ठीक है, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग को हमें समझना है। मैगजिम्स का क्या मतलब होता है, टीचिंग से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं, कैसे हमारी टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें समझना है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लर्नर्स।
ठीक है। लर्नर्स के बारे में हमें समझना है। लर्नर्स का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर दो टाइप के लर्नर होते हैं, एक होता है फील्ड डिपेंडेंट लर्नर और दूसरा होता है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो ये क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं करते क्लास को, फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा। देन हमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन को समझना होगा। इवैल्यूएशन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यहाँ से क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आए हुए हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है ये हम समझेंगे। देन सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है हमें इसको भी समझना होगा, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देन मेजरिंग वेरिएबल्स, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। नॉमिनल स्केल आपका क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, इंटरवल स्केल क्या होता है, रेशो स्केल क्या होता है, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। देखिए CRT और NRT बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी, जो हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगली क्लास में हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्लास मैं आपके लिए ही थोड़ा क्लास शॉर्ट कर रही हूँ, छोटा कर रही हूँ, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम होगी ना देखने में, इसीलिए आप ये क्लास सारी ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल पाए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें क्लास को, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। ये एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है, ताकि हम इसी तरीके की जो अच्छी क्लासेस हैं, कंटेंट है, आपको प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। हमारी नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर देखना टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें हमारा पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।